गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू बायोकैटलिस्ट। आज हम लोग राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज़ के बाद वाला जो पोर्शन है वो कवर करने वाले हैं, दैट इज़ यूकैरियोटिक सेल। पहले क्लास में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल और उसके कुछ ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने जो वायरस एंड बैक्टीरिया के साइजेस है उसको लेकर भी डिस्कस किया था और क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लीजिए, उसके बाद ये पार्ट 2 देखने के लिए आइए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में पहले बता देती हूँ क्या होता है। जो हमारे मतलब कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनेलीज के साथ जो एक ऑर्गन क्रिएट होता है उसको यूकैरियोटिक सेल मेनली कहते हैं। तो इधर क्या लिखा है, द यूकैरियोटिक्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल includes all the protists, plants, animals and fungi। अरे मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। Protists, plants, animals and fungi. In eukaryotic cells, there is an extensive compartmentalism of cytoplasm through the presence of the membrane-bound organelles. यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, membrane bound organelles होता है, बट एक कौन सा एक एक्सेप्शन है, राइबोसोम, जो membrane bound नहीं होता है। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल पोजेस एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विद इन द न्यूक्लियर एनवेलप। यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर होता है, बट प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस किसी भी न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर नहीं होता है। In addition, eukaryotic cell have a variety of the complex locomotory and the cytoskeletal. Eukaryotic cell have the complex locomotory and the cytoskeletal structures. Their genetic material is organized into the chromosome. But हम लोगों को क्या पता है, प्रोकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल क्या क्रोमोसोम के अंदर होता है? नहीं। प्लाज्मिड जो है वो भी तो जेनेटिक मटेरियल है, किंतु लाइक यूकैरियोट में प्लाज्मिड जैसे एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल था, वैसा कुछ नहीं होता है यूकैरियोट्स में। और ये भी हो गया। ऑल यूकैरियोट्स आर नॉट आइडेंटिकल। सभी डिफरेंट तरह के यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है। Plant and animal cells are different as the former possess the cell walls, plasmids and that of the large vacuole which are absent in case of the animal cell. On the other hand, animal cells have centrioles which are absent in almost all the kind of plant cells. ठीक है, ये वाला चीज़ हाईलाइट कर लेना। जैसे कि क्या बोला है, क्या एब्सेंट है, वॉल्स, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रॉल्स होता है जो कि एब्सेंट होता है प्लांट सेल में। ठीक है, मैं जो जो हाईलाइट कर रही हूँ वो आप भी साथ बाय साथ करते जाना। नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहाँ पर हम लोग फिगर देख सकते हैं, एक है प्लांट सेल का, ये जो है प्लांट सेल का है, एंड ये वाला है एनिमल सेल का। इसमें हम लोग तुम लोग जब थोरोली स्टडी करोगे तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस पालोगे। एंड मेजॉली देख रहे हो ना, वैक्यूल कितना बड़ा है, वो वैक्यूल प्लांट सेल में बड़ा होता है क्योंकि इसमें फूड स्टोरेज होता है, बट एनिमल सेल में ऐसा कुछ लाइक इतना बड़ा फूड स्टोरेज के लिए ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट डाइजेशन के प्रोसेस में चले जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारा कुछ है डिफरेंसेस। तो इस फिगर को थोड़ा स्टडी कर लेना, क्वेश्चन इस फिगर से भी बन सकता है। ठीक है। Now let's move to the cell membrane. It's an organelle. Okay. The detailed structure of the cell membrane was studied only after the advent electron microscope in the year 1915s. Electron microscope कब आया था पहली बार? 1915s में. Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in the RBC, enable the scientists to deduce the possible structure of the plasma membrane. RBC में like जो actual structure plasma membrane का वो पहले deduce करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बाद में through studies show that the cell membrane is mainly composed of lipids and proteins. Cell membrane किस चीज़ के composed है? mainly lipids and proteins. The major lipids are majorly कौन से lipid होता है? phospholipid which are arranged in bilayer. Also, the lipids arranged within the membrane with the polar head towards the outer sides are the hydrophobic tails. ये बहुत important part है hydrophobic tails का। ठीक है। The lipids which are arranged within the membrane, जो within the membrane arrange है, polar head जो towards है outer side के, वो hydrophobic होता है। hydrophobic मतलब water से जो डरता है उसको hydrophobic tail कहता है। ठीक है।
hydrophobic tail towards the inner part. This ensures that the non-polar tail is saturated hydrocarbon which is protected from the hydrocarbon. वो किससे protect है? Aqueous membrane by aqueous environment के. In addition to phospholipids, membrane also contain cholesterol. Phospholipid के साथ साथ जो membrane होता है वो क्या कंटेन करता है? वो क्या कंटेन करता है? कोलेस्ट्रॉल को कंटेन करता है. लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो प्रोसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. लेटर में क्या डिड्यूस होकर आया कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को भी कंटेन करता है. एंड देयर रेशियो ऑफ दैट ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड वेराइज कंसिडरेबली ऑफ द डिफरेंट सेल. मतलब डिफरेंट सेल के लिए रेशियो डिफरेंट होगा. इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ द In human beings, the membrane of the erythrocyte. In human beings, the membrane of the erythrocyte is approximately 52% protein and 40% lipids. ये important है, ठीक है. ये जो रेशियो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है. 50% प्रोटीन एंड 40% लिपिड होता है किसमें? एरिथ्रोसाइट में. ओहो, इसमें, ठीक है, एरिथ्रोसाइट में होता है. इम्पॉर्टेंट. Depending on the case of the extraction, membrane proteins can be classified as the integral and the peripheral protein. Peripheral protein lie on the surface of the membrane, while the integral proteins are partially or totally buried in the protein. Are partially or totally buried in case of the protein. हम लोग देख सकते हैं इधर ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है बाहर की तरफ है, और जो बताया गया है इंटीग्रल प्रोटीन, ये देखो इंटीग्रल प्रोटीन वो पार्शियली और फुल्ली बरीड होता है, यही है. और ये जो फिगर है अच्छे से देख लेना, मैं दिखा रही हूँ ऐसे, ये देखो अच्छे से देख लेना. ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल का सब्सटेंस है. ये शुगर मॉलिक्यूल है. ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है. ये दोनों पार्ट जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और इसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, ठीक है. इसको क्या कहते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं. नेक्स्ट, an improved model of the structure of the cell membrane was proposed by Singer and Nicholson. किसने प्रपोज किया था स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन का? Singer and Nicholson in the year 1972, which was widely accepted as the fluid Moissac model. According to this, the quasi-fluid nature of the lipid enables the lateral movement enable करता है of the proteins within the overall bilayer. overall bilayer में एक lateral जो membrane होता है उसको enable करता है. This ability to move within the membrane is measured as its क्या है? किससे measure होता है? इसकी fluidity से measure करता है, ठीक है. The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of function. किस चीज़ का view of function के लिए? Cell growth, formation of the intracellular junction, secretion, endocytosis and cell division. One of the most important function of the plasma membrane, इधर इससे क्या आता है देख लो. Function of the plasma membrane is the क्या है? Transport of molecules across it. The membrane is selectively permeable to some of the molecule present on the either side. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of the energy, which is known as the passive transport. जो energy के requirement के अलावा ही कर सकता है मूव, उसको क्या कहता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. क्या नहीं लगता है? रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी नहीं लगता है विदाउट, ठीक है. Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion. Along the concentration, क्या कहते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन along the concentration gradient, that is from higher concentration to lower concentration. Water may also move across the membrane from higher to lower concentration. movement of water by diffusion is known as osmosis. ठीक है, नॉर्मल जो सॉल्यूट्स है वो कर सकते हैं, लेकिन वाटर जब ऑस्मोसिस के सिंपल डिफ्यूजन की तरफ होके ट्रांसपोर्ट करता है तब उसको ऑस्मोसिस कहते हैं. As the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentrated gradient. फॉर्म क्या होता है? लोअर टू हायर जाता है. इन जनरल क्या जाता है? हायर टू लोअर ट्रांसपोर्ट होता है, लाइक
पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो क्या कहते हैं हम लोग, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। बट इन दिस केस व्हाट इट इज़ हैपनिंग, इट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और उसका क्या एग्जाम्पल है, सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट, ओके। और इस प्रोसेस में लाइक नेगेटिव से पॉजिटिव जब जाते हैं एटीपी का ज़रूरत पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि एटीपी हम लोगों को एनर्जी देता है ब्रेक डाउन करके। तो इसी वजह से नेगेटिव से पॉजिटिव हम लोग जब जा रहे हैं तो बहुत सारा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसकी वजह से एटीपी का भी बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेल वॉल पे। सेल वॉल, as you all may recall, a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering of the plasma membrane of the fungi and plants. Fungi and plants में एक outer covering की तरह act करता है जो है कि cell wall। cell wall किसके outer covering होता है, plasma membrane के। Cell wall not only gives shape to the cell and protect to the cell from the mechanical damage and infection, it also help to cell interaction and provide a barrier to that of the undesirable molecule. Algae have cell wall which is made up of, algae का cell wall किस चीज़ से है बना, cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate, while in other plant it consists of, but दूसरे प्लांट्स में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन एंड द प्रोटीन। द सेल वॉल ऑफ द यंगर सेल कॉल्ड एज द प्राइमरी वॉल, जो छोटू मतलब एकदम बर्ड से जब निकला हुआ पौधा होता है ना, तब उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्राइमरी वॉल कहते हैं। विच इज़ ओनली कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिशेस टू दैट ऑफ द सेल मैच्योर्स एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड इन टू द इनर, दैट इज टूवर्ड्स दैट ऑफ द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल, towards that of the membrane side of the cell. The middle lamella is the layer mainly found of the calcium pactate which holds or glues that of the different neighboring cells together. The cell wall and middle lamella may be transferred by plasmodesmata which connect the cytoplasm of the neighboring cell. Plasmodesmata से क्या होता है, मतलब प्लाज्मोडेस्माटा से जो नेबरिंग सेल होता है उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके साथ कनेक्ट करता है। क्यों कनेक्ट करता है, ताकि जो लाइक यूज़फुल थिंग्स है वो हम लोग ट्रांसफ़र कर पाए। लाइक ये प्लाज्मोडेस्माटा है और ये नेबरिंग सेल का साइटोप्लाज्म है, तो इससे जो कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करता है ताकि वो एसेंशियल सब्सटेंस का ट्रांसफ़र कर सके सही से। समझ गए ना। लेट्स मूव टू एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और इधर जो सेल वॉल का है ना, उसका मैं अच्छे सा एक पिक्चर इधर पेस्ट कर दूंगी एकदम लेवलिंग डायग्राम के साथ, ताकि समझने में इजी हो। सो नाउ लेट्स मूव टू एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। Endomembrane system. While each of the membrane organelles is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as the endomembrane system. Many of these considered together as the endomembrane system because their function are coordinate. Like हम लोग को क्या पता है कि सभी जो ऑर्गेनेलीज है वो डिफरेंट फंक्शन करता है, बट कुछ ऑर्गेनेलीज है जिसका फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता है। लाइक पहला अगर लाइक ऑर्गेनेली ए, ऑर्गेनेली बी एंड ऑर्गेनेली सी। अगर ऑर्गेनेली ए ने काम शुरुआत नहीं किया तो इसका भी काम नहीं होगा, इसका भी काम नहीं होगा। तो क्या करता है, अगर ए किया तो फिर बी के पास जाएगा, बी किया तो फिर सी के पास जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेटेड वे में करता है। तो जो होल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है जो एक साथ चल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेलीज एक साथ काम करते हैं, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। कौन कौन करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द above components, they are not considered as the part of endomembrane system. कौन कौन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के साथ पार्ट नहीं है, वो है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इन तीनों को जो काम है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसके लिए वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं आता है। ठीक है, दे आर नॉट। नेक्स्ट हम लोग पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम,
And electron microscope studies of the eukaryotic cell reveal the presence of a network of the reticulum of the tiny tubular structures scattered in a cytoplasm. This is known as the endoplasmic reticulum. Hence, endoplasmic reticulum divides the intracellular compartment into two distinct, that is the luminal, that is inside endoplasmic reticulum, and external luminal, that is the cytoplasm compartment. The ear often shows the ribosome attached to the outer surface. The endoplasmic reticulum being ribosome on their surfaces is known as what? Yes, rough endoplasmic reticulum. And in the absence of the क्या करूँ इस हाइलाइटर का, in the absence of the ribosome, they appear smooth. Ribosome के absence में they appear smooth, and these are known as the smooth endoplasmic reticulum. RER is frequently observed in the cells actively involved in the RER का function क्या होता है? Protein synthesis and secretion. They are extremely extensive and continuous with the outer membrane and nucleus. The smooth endoplasmic reticulum is the major site for synthesis of lipid fat बोलो lipid बोलो, इस सब का synthesize कौन करता है? Smooth endoplasmic reticulum करता है. And we know that fats and lipids are also like smoother, slimier in their appearance. So that's why endoplasmic reticulum के पास जो स्मूथ कंपार्टमेंट में उसमें ये सब रहना इज क्वाइट जस्टिफाइड. इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स, जो लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स है वो भी कौन सीक्रेट करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. चलो हम लोग इसका फिगर देख लेते हैं. ये देखो, ये कब हो गया हाईलाइट? अच्छा ठीक है, जो भी अच्छा हुआ. न्यूक्लियस है ये वाला पोर्शन, न्यूक्लियर पोर है ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है. और तुम लोग देख सकते हो जो डॉट डॉट सा है वो क्या है? राइबोसोम है. इसके लिए इसको क्या कहेंगे हम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. और इस ये वाला पार्ट ऑब्जर्व करो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के, इधर कुछ ऐसा डॉट डॉट नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. क्लियर? ठीक है. अब हम लोग देखेंगे जो दूसरा जो ऑर्गेनेली है वो इसके साथ कैसे कोरिलेट कर रहा है. तो हमारा दूसरा क्या है? गोल्गी एपरेटस. कैमिलियो गोल्गी किसने डिस्कवर किया था? कैमिलियो गोल्गी इन द ईयर 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व द डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस. किसके पास? न्यूक्लियस के पास. दीज वे लेटर नेम्ड एज गोल्गी बॉडीज आफ्टर हिम. उसके नाम से नाम किया गया है, बस दैट्स ऑल. दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैटेड डिस्क. ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, देख लो. दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैटेड डिस्क सैक्स और सिस्टर्ने ऑफ द 0.5 micrometer to 1 micrometer in diameter, and these are stacked parallel to each other. Varied number of the cisternae are present in the Golgi complex. Cisternae भी present होता है, मैं अभी फिगर से दिखाऊंगी तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with the distinct convex sheaths or the forming phase. Convex sheaths और the forming phase मतलब जिस फेज को जब शुरू होता है काम करना, एकदम स्टार्टिंग का फेज जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉन्वेक्स फेज और फॉर्मिंग फेज. And concave. And now let's come to the concave trans or that of the maturating. concave trans or the maturating phase. जब maturating phase मतलब काम हो गया, इधर क्या होता है? काम हो गया, उसके बाद ये एकदम फुल्ली मैच्योर हो गया, तब उसको क्या कहेंगे हम लोग? कनकेव ट्रांस और द मैच्योरेटिंग फेज. दिस सीस एंड द ट्रांस फेज ऑफ द ऑर्गेनेली आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड. इट्स टोटली जस्टिफाइड बाई देयर इंटरकनेक्टेड. लाइक अगर हमारे पास सीस फेस नहीं आएगा, मतलब ऐसे करके इससे समझाती हूँ. ये देखो, ये हमारा फेस है जो मैच्योर हो गया है, ठीक है, और ये हमारा फेस है जो एकदम फॉर्म हुआ है. तो इस फेस से इस फेस मतलब मैच्योर से इस फेज से कैसे आएगा? अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा? नहीं होगा. तो ऑफकोर्स ये होने के लिए ये होना ज़रूरी है एंड ये होने के लिए ये होना ज़रूरी है. तो हैंस दिस इज़ वेरी क्लियर कि वाई दे आर को रिलेटेड टू ईच अदर और इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. नाउ लेट्स मूव टू अनदर, नेक्स्ट पैरा. The Golgi apparatus principally performs the function of the packaging of the materials.
which to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell। वो मेनली क्या काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है गोल्गी एपरेटस। ये जो पैकेजिंग पार्ट टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम द इंट्रासेलुलर टारगेट और सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल ना। अभी आएगा कि कैसे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इंटरकनेक्टेड है। देख सकते हैं हम लोग क्या लिखा गया है कि materials do not package in the form of vesicles from the ER endoplasmic reticulum. The ER fuse with the siege phase of the Golgi apparatus and move towards the maturating phase। मतलब क्या गया बोला गया है, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो किसके साथ फ्यूज़ होता है, हमारे गोल्गी एपरेटस के फॉर्मिंग फेज के साथ। उसके साथ फ्यूज़ होके वो मैच्योरेटिंग फेज के थ्रू जाता है। उसके बाद जो लाइक प्रोटीन बोल लो या फिर और कुछ बोल लो, वो सब पैकेज करके उसके रियल डेस्टिनेशन तक सर्व करता है। तो ये लाइक अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज़ ही नहीं होता तो फिर हम लोग के पास कोई लिपिड, कोई प्रोटीन, कुछ भी नहीं आता। प्रोटीन कैसे, क्योंकि राइबोसोम कनेक्टेड है तो प्रोटीन आएगा ही। तो इन दिस वे दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड। This explains why Golgi apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum. A number of protein syntheses by the ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cistern of the Golgi apparatus before they are released from its trans phase, मतलब maturating phase. Golgi apparatus is the important site of the formation of the glycoprotein and glycolipids. See, glycoprotein and glycolipid. प्रोटीन कहाँ से आता है, रफ से। प्रोटीन कहाँ से आता है, रफ से। एंड ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ से आता है, स्मूथ से। सो हुआ ना, समझ में आया। नाउ लेट्स मूव टू लाइसोसोम। वी विल जस्ट कंप्लीट अप टू दिस लाइक लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया बाकी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो लाइसोसोम क्या बताया है लाइसोसोम के बारे में। दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ द गोल्गी एपरेटस। ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग। जो गोल्गी एपरेटस के पैकेजिंग का प्रोसेस है उसके वजह से ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या क्या, हाइड्रोलाइज लाइपेज प्रोटीज कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव इन द एसिडिक पेज। इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छे से याद रखना एंड नोट करना, ठीक है। दिस एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये एक ऐसा एंजाइम है, ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसको सुइसाइडल ऑर्गन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा है जो खुद को कंप्लीट करने के लिए लाइक हिम्मत रखता है। लाइक जब बेसिकल का काम पूरा हो जाता है वो लोग अपने आप को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो हुआ ना सुइसाइडल, ठीक है। Now let's move towards vacuoles. The vacuole is the membrane bound space found in the cytoplasm. हमने वो फिगर में देखा था प्लांट सेल की जो बड़ा सा पार्ट है वो क्या कहा था, साइटोप्लाज्म के अंदर वो क्या है, membrane bound space है। It contains the water, sap, excretory product and other material not useful for the cell. The vacuole is bound by single membrane called as tonoplast. vacuole किससे bound होता है, tonoplast से, याद रखना, ठीक है। In plant cell the vacuoles can occupy 90%, see 90% of the volume, क्योंकि हमने देखा था वो बड़ा ही था, of the volume of the cell. In plants, the tonoplast facilitates the transport of the number of the ions and that of the other material against the concentration gradient into the vacuole. Hence, the concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. Concentration कहाँ पे higher? Significantly higher in the vacuole than in cytoplasm. ठीक है? In amoeba, concentration, the contractile vacuole is important for osmoregulation and excretion. In many cells, as in the protists, food vacuoles are formed by engulfing the food particles. फूड पार्टिकल को एमीवा के लाइक ये हमारा एमीवा है, ये जो फूड पार्टिकल है उसको जब एनगल्फ कर लेता है तब एक कंपार्टमेंट क्रिएट होता है, उसको हम लोग वैक्यूल कहते हैं इन केस ऑफ एमीवा। एंड पहले का लाइन क्या बोला गया है, इन एमीवा द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन के लिए, क्योंकि ये जो वैक्यूल फॉर्म होता है वो फिर से वो श्योडो लेग लाइक स्ट्रक्चर से ही बाहर आता है, तो वो कैसे इन द वैक्यूल के फॉर्म में तो बाहर आता है ना, इसीलिए एमीबा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आई होप इतना तक आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर है।
कल इस पोर्शन का MCQ आ जाएगा। और हाँ, MCQ बहुत अच्छे से करना, क्योंकि पहले का MCQ का सेशन आपने जब किया था पता चल ही गया होगा कि कितना डिटेल से बुक से लाया गया है, तो फॉलो करना। और आज का लेक्चर भी अच्छा लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।